हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय भवन क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का जो है अति लघुतरीय प्रश्न के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर जो है आपका अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे को स्वपोषी क्यों कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसका आंसर इस तरीका से लिखेंगे कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी अपना भोजन क्या करते हैं जी, स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो सभी क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन्हीं 3 दलहन फसल के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दलहन फसल के नाम बताना है, तो आप लिख दीजिएगा। हमने यहाँ पर लिखा है मूंग, उड़द और मसूर जो है क्या है, दलहन फसल है। ठीक है जी, इस तरीका से आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मौसम के नाम पूछ रहा है, तो लिखिए कि रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 2 अपघटकों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको अपघटक के नाम लिख देना है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, है ना। ये 3 को हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसमें से कोई 2 को लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन में कि कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर लिखना है कि इस यंत्र का उपयोग से खेतों की जुताई में श्रम तथा समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है खेतों में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुनरोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है ना। पुनरोपण यानी उसको दोबारा से रोप करके जो लगाया जाता है उसी को पुनरोपण बोलेंगे। जैसे में दोस्तों धान हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, पुनरोपण करते हैं, इसलिए आदि लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइजोबियम जीवाणु जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फलीदार फसलों के जड़ों पर जो है पाए जाने वाला ग्रांथियों में, है ना, यानी फलीदार फसल के जड़ों पर पाए जाने वाला ग्रांथियों में क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि ह्यूमस क्या है। तो आपको बताना है कि ह्यूमस जो है भूरे काले रंग का पदार्थ है, जो जैव पदार्थों के गलने सड़ने से क्या होता है, बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्हीं 3 खरपतवार के नाम लिखे। तो आपको यहाँ पर खरपतवार के नाम को पूछ रहा है, तो आप इस तरीका से लिख दीजिए कंटेला, खट्टी बुट्टी और बथुआ, है ना, ये सभी के सभी क्या है, खरपतवार में आते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है। तो आपको बताना है सीतागर में जो है फलों तथा सब्जियों का भंडारण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे लघुतरीय प्रश्न में। ठीक है, तो लघुतरीय प्रश्न का जो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हमको बताना है। तो आप इस तरीका से लिखेंगे कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। अब भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया लघु का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और ये परिस्थितियाँ जो हैं भिन्न भिन्न मौसम में प्राप्त होती है, इसलिए अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आप इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड नंबर में है कि खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताएं। तो आपको यहाँ पर अंतर बताने के लिए इस तरीके से लिखना है, एक साइड में खरीफ फसल लिखना है और एक साइड में रबी फसल लिखना है और आपको दोनों के बारे में अंतर बताते जाना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका अंतर है खरीफ फसल में कि इन फसलों को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है ना। धान जो होता है क्या होता है, खरीफ फसल होता है और उसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। रबी फसल जो होता है इन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है। जो गेहूं होता है ना उसे शीत ऋतु में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा में है इनका कि खरीफ फसल जो है इनकी बुआई जो है जून जुलाई में तथा कटाई जो है सितंबर अक्टूबर तक होती है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों रबी फसल में लिखेंगे कि इनकी बुआई जो है अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई जो है मार्च में होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसका थर्ड नंबर में लिखेंगे कि खरीफ फसल के अंतर्गत धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली, कपास आदि जो है सभी के सभी क्या होते हैं, खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ तीसरा रबी फसल में लिख देना है कि रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गेहूं आते हैं, चना आते हैं, मटर आते हैं, सरसों आते हैं, आलू अलसी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई जो है क्यों आवश्यक है। तो आपको बताना है कि बीजारोपण के पूर्व जो है खेतों की जुताई इसलिए आवश्यक है कि जुताई से पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी के कणों के बीच जो है वायु संचारण भी हो जाता है तथा जल धारण क्षमता भी क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान क्या होते हैं जी, जड़ से उखड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में कि उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। तो सेम उसी तरीके से आपको लिख देना है, एक साइड में उर्वरक और दूसरे साइड में खाद लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले में लिखना है कि उर्वरक जो है अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण जो है कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया खाद में लिखना है कि खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण जो है प्राकृतिक में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है जी, खाद कहलाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका दूसरा नंबर में है कि उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद खाद में लिखेंगे कि खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है। ठीक है, जब जुताया जाता है खेत को उसी समय क्या होता है, खाद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी में आप तीसरा नंबर में लिखेंगे कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाद से मिट्टी को काफ़ी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि उर्वरक का भंडारण जो है, परिवहन तथा इसका उपयोग जो है काफ़ी आसान होता है। ठीक है, उर्वरक का है ना। उसके बाद दोस्तों आपको खाद में लिखना है, बताना है कि खाद का जो भंडारण है, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, खाद को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों आपका पचमा में कि उर्वरक में जो है पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। और इसके बाद दोस्तों खाद में लिख लेंगे कि खाद में जो है पोषक तत्व उर्वरक के तुलनात्मक रूप में क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका था। उसके बाद दोस्तों अब आपका छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फसल चक्रण की परिभाषा दें। ठीक है, तो आपको बताना है कि खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल क्या होता है, लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक बार धान, एक बार गेहूं और उसके बीच में क्या होता है कि चना, खेसारी, बूट है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बुने जाते हैं। जिसको बुनने से क्या होता है ना कि उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सहजीवन क्या है। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो आप लिखिए कि फलीदार फसल के जड़ की ग्रंथियों तथा राइजोबियम जीवाणु के बीच पाई जाने वाली लाभदायक साझेदारी को क्या बोलते हैं, सहजीवन कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। तो आपको बताना है कि फसलों के जीवन को पूर्ण करने के लिए
तथा खेत से पोषक तत्वों को पौधे में पहुंचाने के लिए सिंचाई जो है आवश्यक होता है या आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके को बताएं। ठीक है, तो सिंचाई का जो पारंपरिक तरीका है, किस तरीके से हम लोग सिंचाई करते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो लिखिए कि वैसे तो सिंचाई का पारंपरिक साधन कुआं, नहर, नदी, नलकूप, झील आदि है, लेकिन अब स्रोत से क्या है कि पानी को खींचने के लिए डीजल या विद्युत से चलने वाले यांत्रिक पंप का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखें। तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है कि किसान अपनी लागत के अनुरूप है ना भरपूर फसल प्राप्त कर सके, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण एक अति आवश्यक है ना, अति आवश्यक क्रिया है। और अधिक लाभ के लिए किसान जो है जहरीले कृषि रसायनों का उपयोग कर जमीन को बंजर तो कर ही रहा है, घातक बीमारी का भी क्या कर रहा है, दावत दे रहा है आने के लिए, है ना। तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनाजों का जो भंडारण है क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि फसलों की कटाई के सबसे पहले जरूरी है ना काम जो है अनाज भंडारण का होता है। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाने की जरूरत होती है, जिससे अनाज को लंबे समय तक चूहे, कीटे, नमी, फफूंद आदि से बचाया जा सके। भंडारण का जो सही जानकारी ना होने से 10 से 15% तक अनाज जो है नमी, दीमक, धूल, बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। उसके बाद है दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर में कि पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ के नाम लिखें। तो आपको जो पशु से प्राप्त होता है उसका भोज्य पदार्थ के नाम लिखना है। तो पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम जो है निम्नलिखित है, हमने इस तरीक़ा से यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले दूध जो है, दूध, अंडा, मुर्गी, झींगा, मांस आदि से क्या होते हैं, सभी हमें प्राप्त जंतुओं से, यानी सभी हमें जंतुओं से क्या होते हैं जी, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ तक के लघु स्तरीय प्रश्न जो है खत्म होता है, अति लघु और लघु। ठीक है, तो आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।